चलो भाई, तो बेटा आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। समझ में आ रही बात? 11th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा बच्चे से बोरिंग सा समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। अब आप ये देखिएगा कि आपको लोगों के राज जानने में मजा आता है नहीं आता। भाई आपको कहीं से कोई बात पता लग रही तो आपकी एकदम उत्सुकता होती है नहीं होती है कि भैया तेरे क्या राज हैं, लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में मजा आता है नहीं आता। तो बस आप यही समझिएगा कि बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का राज जान रहे हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आखिरकार बन किस तरह से रहा है। समझ में आ रही बात? चलिएगा, तो बायोमोलिक्यूल का आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और उस फर्स्ट लेक्चर में केवल और केवल हम क्या देखने वाले हैं भाई? इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो बायोमोलिक्यूल्स हमारे कितने वर्ड से मिलकर के बनाए? दो वर्ड से। एक बनता है बच्चों बायो से और दूसरा बनता है मॉलिक्यूल्स। सर बायो का मतलब क्या हुआ? लाइफ से हुआ, जाहिर सी बात है। लाइफ मतलब किससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे थे लिविंग बीइंग से। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कहां देखने मिल रहे हैं, जो लिविंग बीइंग के अंदर पाए जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे जी? बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। समझ में आ रही भैया बात आपके? तो सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग आर नोन एज बायोमोलिक्यूल। समझ में आ रही बात भैया आपके? क्लियर है? चलिए, तो ये लिखा मैंने, लाइफ और लिविंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा उसे दिखाया जाएगा मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सिस्टम। भाई अगर कोई वहां पर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं तो वो अपने आप में वहां पर एक केमिस्ट्री जनरेट कर देते हैं और उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये बेसिकली किसको डील करते हैं भैया? लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी केमिस्ट्री होती है उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अच्छा, अब आपने एक बात तो सुनी होगी, क्या सुनी होगी? कि मरने के बाद मिट्टी का शरीर है वो कहां मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी के जो मानव शरीर है वो कितने तत्वों से मिलकर के बना है? 5 तत्वों से। कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। और उन तत्वों को हम बोलते हैं पंच महाभूत तत्व। क्या बोला जाएगा भैया? पंच महाभूत तत्व बोला जाता है, जो कि 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनसे ही क्या बनता है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर बनता है। सारी बात समझ में? मैं आपको आयुर्वेद नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं साइंस को कनेक्ट कर रहा हूं, हमारी जो रिलीजियस स्टोरी है उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही बात? 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आपका सोइल आएगा, आ रही बात समझ में? उसके बाद में आपका कौन सा आएगा? आकाश आएगा। आकाश के बाद में कौन सा आएगा? एयर आएगा। जमीन यानी कि पृथ्वी, उसके ऊपर पानी रहेगा और बीच में आपके क्या पाई जाएगी? अग्नि पाई जाएगी। समझ में आ रही बात? आग पाई जाएगी। तो ये बेसिक कितने एलिमेंट्स है भैया? 5 एलिमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम माइथोलॉजी क्या कहा गया कि मानव का शरीर किससे बना गया है भाई? मिट्टी से बनाया गया है। जो आपके क्रिश्चियंस लोग होते हैं, जो आपके मतलब यहूदी है और जो मुस्लिम्स हैं, इनकी एक ही पॉइंट से ओरिजिन होता है इनका। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? इनके अकॉर्डिंग ये है कि मानव के शरीर को क्या बनाया गया? मिट्टी से बनाया गया। यानी कि कुल मिला के इंसान जो है वो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है जिसको मरने के बाद वापस कहां मिलना है? मिट्टी के अंदर मिलना है। सेम फॉर हिंदू माइथोलॉजी कि इंसान का शरीर किससे बना है? पंच महाभौतिक तत्वों से मिलकर के बना है और बाद में उसकी मृत्यु के पश्चात वे सारे के सारे पांचों के पांचों तत्व वो अपने मूल की ओर, मतलब जहां से वो आए हैं, नेचर के अंदर, बायोस्फीयर के अंदर, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर वापस कहां पहुंच जाएंगे? वहीं पर पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही बात? सर आप बोलोगे सर हिंदू को तो जलाया जाता है। हाँ, तो क्या हुआ भाई? जलाने के बाद में कुछ कंटेंट इवोपोरेट हो जाता है, वेपर फॉर्म में चला जाता है, कुछ राख बचती है, पानी में बहाया जाता है, जमीन के अंदर मौजूद रहता है। यानी सारे के सारे तत्व जहां से आए हैं वो बेसिकली कहां पहुंचने हैं? अपनी ही जगह पर पहुंचने हैं। समझ में आ रही बात? सर ये बात का क्या हमारे पास में कोई साइंटिफिक प्रमाण है कि इंसान का शरीर मिट्टी से बना है? यस, हमारे पास में प्रमाण है कि इंसान का शरीर किससे बना हो सकता है? मिट्टी से बना हो सकता है। सर ऐसा प्रमाण किस बेस पर आया? ऐसा प्रमाण इस बेस पर आता है कि जो हमारा कंपोजिशन है और जो सॉइल के अंदर का कंपोजिशन में है, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स, उसके अलावा जो सॉइल के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, वे दोनों ऑलमोस्ट क्या हैं? सिमिलर हैं। हालांकि आपका कंपोजिशन कम या ज्यादा हो सकता है। समझ में आ रही बात? भाई ऐसा पॉसिबल है कि सॉइल के अंदर कोई चीज ज्यादा हो और मेरी बॉडी के अंदर वो चीज काफी कम हो। सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा है, मेरे अंदर बहुत कम है। कोई चीज ऐसी भी पॉसिबल है कि मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा दिखाई पड़े और सॉइल के अंदर क्या मिल जाए? वो बहुत कम दिखाई पड़े, लेकिन पाई जरूर जाएगी। समझ में आ रही बात? तो एक चार्ट आपका टेबल नंबर 9.1 है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। आपके एनसीईआरटी में 3-4 टेबल्स आपको गिवन है, 3-4-5 के करीब आपके टेबल्स हैं। सारी की सारी टेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है टेबल के अंदर से, इसलिए आपको क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है।
चलिए, तो बेटा मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला आपको यहाँ पर कि जो हमारा ये आता है टेबल नंबर 9.1 है। टेबल नंबर 9.1 में सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक तो अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में है, और उसके अलावा ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन सा एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में होगा, उसको बेटा हम यहाँ पर देखने वाले। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट ऐसे हैं कि जो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी है और कहां पर है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। वो अलग बात है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर इनकी परसेंटेज कुछ और है और ह्यूमन बॉडी के अंदर इनकी परसेंटेज कुछ और है, समझ में आ रही बात। लेकिन लगभग दोनों ही क्या होंगे, ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो कंपोजिशन सॉइल का है, जो कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट का है, वही नॉर्मल कंपोजिशन किसका पॉसिबल है बेटा, ह्यूमन की बॉडी का पॉसिबल है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सर सबसे पहले हमारा आता है हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.14% है और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना है, 0.5% है। समझ में आ रही बात आपको, डोंट वरी, आपको डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से भी ऐसा नहीं कि सभी डाटा पूछा जाएगा कि बताओ हाइड्रोजन कितना परसेंट है। यहां से केवल आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसका कंपोजिशन ज्यादा है, किसका कम है। मैं समझाता हूं। सेकंड आता है आपका कार्बन। कार्बन अर्थ क्रस्ट के अंदर काफी कम है, 0.03%। आ रही बात समझ में, बाई वेट है। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज बाई वेट है भाई, तो परसेंटेज W/W। आ रही बात समझ में। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना है भैया, 18.5% है। तो पहली तो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है भाई। 0.14, 0.5 में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन 0.03 जो कि 1% से भी काफी कम है। एक तो 1%, 1% से भी क्या है, काफी कम है। समझ में आ रही बात आपको, उसको थोड़ा सा क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है आपका, और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना है भैया, 18.5% आपको ये ह्यूमन बॉडी के अंदर दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा ऑक्सीजन देखिएगा, 46% कहां है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी है भैया, 65%। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट माना जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन। देखो पहला क्वेश्चन कहां से पॉसिबल है भाई, कार्बन से पॉसिबल है। सेकंड क्वेश्चन आता है आपके नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत थोड़ी है। याद करो, माइकोराइजा, याद करो, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट से जाकर के चिपक जाता है। क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, नोस्टॉक एनाबिना ऑक्सीडेटोरिया। आई बात समझ में। फैमिली लेग्यूमिनेसी के मेंबर के साथ में रह पाती हैं, क्यों, उन्हें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। आ रही बात समझ में। अब नाइट्रोजन सॉइल के अंदर कहां है, नहीं है भाई, वेरी लिटिल है। कहां है नाइट्रोजन, एटमोस्फेयर के अंदर है। कितना है, 78%, इन द फॉर्म ऑफ N2, इनर्ट, नॉन रिएक्टिव। क्या किया, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर। समझ में आ रही बात। इस तरह से फैमिली लेग्यूमिनेसी और जिम्नोस्पर्म्स अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं बेटा, पूरा करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन यहां से पॉसिबल है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर तो बहुत थोड़ी ना के बराबर है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर 3.3% यहां पर पाया जाएगा। सल्फर अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.03% है, ह्यूमन बॉडी में 0.3 है। इसका कोई ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, तो इसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं। सोडियम 2.8% है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.2% है। कैल्शियम 3.6 है, अर्थ क्रस्ट के अंदर 1.5 है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। मैग्नीशियम 2.1 है, अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.1 है, किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। इंपॉर्टेंट अगला सिलिकॉन, भैया अर्थ क्रस्ट में कितना है, 27.7%, और ह्यूमन की बॉडी में कितना है, नेग्लिजिबल। मौजूद तो है लेकिन बहुत थोड़ा है, ना के बराबर है। तो यहां से कितने क्वेश्चन फ्रेम हो रहे भैया, यहां से आपके 3 क्वेश्चन फ्रेम बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको किसके बेस पर बनना है, कार्बन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होती है। दूसरा है भैया आपका नाइट्रोजन, जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत थोड़ा होता है, ह्यूमन के अंदर कितना मिलेगा, 3.3% का। और तीसरा होता है सिलिकॉन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमन की बॉडी के अंदर नेग्लिजिबल होती है। बेटा आपको क्या रखना है, याद रखना है। अरे भैया समझ में बात। तो टेबल 9.1 बेटा हमने यहाँ पर क्या कर ली, एक्सप्लेन कर ली, समझ लिया। अब चलिएगा, अब सर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जब हम उनके कंटेंट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं बेटा, तो 2 तरह के कंटेंट होंगे वहां पर। एक होगा ऑर्गेनिक कंटेंट और एक होता है इनऑर्गेनिक कंटेंट। समझ में आ रही बात। देखो मैंने कंटेंट बोला, ना तो मैं एलिमेंट बोल रहा, ना मैं कंपाउंड बोल रहा, ना मैं मॉलिक्यूल्स बोल रहा, मैंने केवल क्या बोला, कंटेंट बोला। टेक्निकली हम यहाँ पर कंपाउंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एलिमेंट वर्ड भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वो सर्वदा नहीं होते, यानी कि हर जगह पर वो फिट नहीं बैठेंगे। समझ में आ रही बात। जैसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स यूज कर सकता हूं मैं, ऑर्गेनिक एलिमेंट वर्ड यूज नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है भैया।
इनऑर्गेनिक आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज कर सकता हूं मैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी यूज कर सकता हूं, कुछ आपके बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट वर्ड हम यहाँ पर क्या करें भाई, यूज करें। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंटेंट के बारे में बात करें। क्या आप नहीं जानते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं बेसिकली। ये बिल्कुल सिंपल से डेफिनेशन है, लेकिन क्या सभी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे? इसका जवाब है नहीं। ये हम बात करेंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का कंसर्न है। लेकिन बेसिकली मैं कह रहा हूं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या मिलता है, कार्बन दिखाई पड़ता है। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स होते हैं, समझ में आ रही बात, जो कि मीथेन के डेरिवेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर्स होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज हो गया। हरी बात समझ में? ग्लूकोज आपके एनर्जी शुगर है, समझ में आ रही बात। आपको क्या है भैया, ये आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं ग्लूकोज, अरे खाते हो आपकी बॉडी यूज करेगी, ग्लूकोज को यूज करेगी। फ्रक्टोज कहाँ मिलती है? सीमन के अंदर, स्पर्म के अंदर पाया जाता है। सीमन का जो होता है सेमाइनल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर फ्रक्टोज होता है, एनर्जी सोर्स होता है। उसके अलावा आपके लैक्टोज मिल्क के अंदर हो गया। माल्टोज सीरियल्स जो अनाजी फसलें होते हैं, भाई गेहूं चावल क्यों खा रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर माल्टोज है। माल्टोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, उसे तोड़ेंगे तो ग्लूकोज भी मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, इसलिए उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात आपके? उसके अलावा हम बात करते हैं भैया लिपिड्स और फैट के बारे में। भाई आपको सेल मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ाया था, वहां पर लिपिड का क्या होता है वो भी देख लिया। उसके अलावा हमने क्या बात करी यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी हमने यहाँ पर क्या कर ली थी बेटा, बात कर ली। यानी कि बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिक। अब आप बोलोगे सर प्रोटीन, अरे भाई वो अमीनो एसिड से मिलकर के बनेंगे। आप बोलोगे सर सेल्यूलोज, वो भाई शुगर से मिलकर के बनेगा। तो यानी कि मैंने मोर और लेस लगभग सब यहाँ पर कवर करा है, जस्ट एक एग्जांपल है, केवल और केवल यही होते हैं ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक कंटेंट कौन कौन सा होगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ आयंस होंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अच्छा, सोडियम और पोटेशियम का क्या यूज है भैया, ये हमारे नर्व इंपल्स में इंपॉर्टेंट होता है। किसमें रोल प्ले करता है भैया, नर्व इंपल्स के अंदर, ठीक है। याद करो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पर भी होगा वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप काम आएगा। अरे बोला था मैंने, नहीं बोला था भाई, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम का आयन होता है। कैल्शियम का आयन आपके कहा इन्वॉल्व होता है भाई, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में भी इन्वॉल्व होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बोन की हेल्थ के अंदर भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा मैग्नीशियम के आयन की जरूरत कहां पड़ती है सर, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को जोड़ने का काम करेगा मैग्नीशियम आयन। आरी बात समझ में? यानी बिना मैग्नीशियम आयन के प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। याद करो, जब मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस में एक छोटी सब यूनिट होती है राइबोसोम की, एक बड़ी सब यूनिट होती है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस करना हो तो दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ती है। जोड़ने के लिए कौन रोल प्ले करता है भाई, मैग्नीशियम आयन रोल प्ले करता है। समझ पा रही बात? उसके अलावा फॉस्फेट, सल्फेट्स और कार्बोनेट भी होते हैं हमारे। आरी बात समझ में? कार्बोनेट आपने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये है क्या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? अबे वो मतलब आपने देखा ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म होता है 70% के करीब का। एग्जैक्ट डाटा मेरे याद नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही है कि बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म होता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म होता है। उसके अलावा फॉस्फेट और सल्फेट तो भैया आपकी बोन के एसेंशियल सॉल्ट में आते हैं। उसके अलावा वाटर की तो हम बात करेंगे भैया, इनऑर्गेनिक कंटेंट। पानी फ्लूइडिटी मेंटेन है भैया। अगर सेल की फ्लूइडिटी, सेल की तरलता मेंटेन रहेगी, प्रोटोप्लाज्म मेंटेन रहेगा, तो आदमी जिंदा रहेगा। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, ट्रूली अलाइव। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को क्या नाम दिया गया आपके, वो प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ट्रूली अलाइव पार्ट ऑफ द सेल अगर कोई है वो क्या है बेटा, वो आपका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके तो बारे में बात ही नहीं कर सकते। अब चलिए, अब सवाल ये आता है कि ये आपको देख पा रहे होंगे डायग्राम में, हम यहाँ पर कुछ चीज का क्या करें, एनालाइज करें। तो हम ये एनालाइज करेंगे कि सर हमारी सेल के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है, वर्ड मेरे ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा है कि मैं ऑर्गेनिक कंटेंट को एनालाइज कर रहा हूं, मैंने कहा कि जो केमिकल है आइदर वो इनऑर्गेनिक हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। मैंने कहा कि केमिकल कंपोजिशन को अगर मुझे एनालाइज है तो हमारे सिलेबस के अंदर दो एनालिसिस यहाँ पर मौजूद है। एक एनालिसिस है भैया हमारे कंपाउंड्स को लेकर के। अगेन मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वर्ड नहीं लगाया, मतलब नोट कीजिएगा, अगर मैंने यहाँ पर इनऑर्गेनिक और या फिर ऑर्गेनिक वर्ड नहीं लगाया तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड्स की बात मैं कर रहा हूं। और दूसरा आता है एलिमेंटल एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट वर्ड यूज मैं कहां पर कर पा रहा हूं, इनऑर्गेनिक के साथ कर पा रहा हूं, तो ये एक्सक्लूसिव इसके लिए होगा, हमारे इनऑर्गेनिक के लिए यहाँ पर यूज होगा। अरे नहीं यार समझ में बात भाई, हमें क्लियर है क्या? चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनालिसिस फॉर कंपाउंड। हम कंपाउंड को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक सैंपल की, समझ में आ रही बात? वो सैंपल मिसाल के तौर पे हमने क्या ले लिया, मिसाल के तौर पे हमने कोई सब्जी ले ली, समझ में आ रही बात? तो हम एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, एक सब्जी ली जाएगी,
उस सब्जी को क्या करेंगे, अच्छे से कूटेंगे। मोटर पेस्टल खरल मूसल घर के अंदर आता है ना, अबे इमाम जिस्सा बोलते हैं नॉर्मल घरों के अंदर, हमारे यहाँ तो खैर लोहे का होता है, लेकिन लैब के अंदर लोहे का नहीं पाया जाता। वो किसका होगा, वो मार्बल का होता है, जिसके प्याले बनते हैं ना, प्याले इस तरह का। देखे नहीं डॉक्टर के पास में ले जाओ भाई पीसने का यार, वो तो मोटर पेस्टल खरल मूसल बोलते हैं ना उसको। और हमारे यहाँ कॉमनली हाउस होल्ड में क्या बोलते हैं उसे, इमाम जिस्सा, ऐसे बोला जाना है। इमाम जिस्सा वो कूटने का होता है, नहीं है, समझ में आ रही बात। तो भैया क्या है, आपने क्या किया, आपने एक सब्जी का टुकड़ा लिया। बेटा मैंने कई बार ये बोला कि हाथ लगा के मत बैठा करो, सीधे बैठा करो यार। तो इमाम जिस्सा होता है, इमाम जिस्सा। इमाम जिस्से में हमने क्या डाला, कोई एक सब्जी का टुकड़ा डाल लिया। सर हम तो भैया सब्जी वाले नहीं है, हम तो भैया मांस मछली खाने वाले लोग हैं, तो भैया तू एक मीट का टुकड़ा डाल ले, लीवर का टुकड़ा ले ले। हरी बात समझ में क्लियर है। तो आप कुछ भी उसमें यूज करो, अगर आप वेजिटेरियन हो आप सब्जी का यूज करो, नॉन वेजिटेरियन हो तो आप किसका यूज करो भैया, लीवर के टुकड़े का, किसी भी मीट के टुकड़े का आप क्या लो, सैंपल लो। तो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या लेना है, उसका एक टिश्यू लेना है। उस टिश्यू को अच्छे से क्या करो, मोटर पेस्टल के अंदर कूट दो। समझ में आ रही बात। कूटने के बाद में उसमें क्या मिला दो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिला दो। क्या मिला के भैया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्वेश्चन आया हुआ है इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर, ध्यान दीजिएगा। अब जब तुम एक सब्जी को तुमने पीसा या लीवर के टुकड़ों को तुम पीसा, उसमें तुम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिला दोगे तो सॉल्यूशन बनके तैयार होगा कि नहीं होगा। वो सॉल्यूशन गाढ़ा सॉल्यूशन बनता है। कैसा सॉल्यूशन बनता है, काफी गाढ़ा सॉल्यूशन बनता है, ठीक पेस्ट वाला सॉल्यूशन बनता है। और उस गाढ़े सॉल्यूशन को, उस थिक पेस्ट को हम क्या बोलते हैं, स्लरी। क्या बोलेंगे भाई, स्लरी। स्लरी का मतलब घोल बन के तैयार हो गए। समझ में आ रही बात। जैसे आप लई बनाते हो ना, आटा घोल दिया जाता है पानी के अंदर, वो लई बन जाती है, बिल्कुल उसी तरह से। बस लई थोड़ी सी ज्यादा थिक होती है, लेकिन बिल्कुल उसी के मानिंद क्या हो जाती है, वो आप स्लरी बना करके क्या कर देते हैं बेटा, तैयार कर देते हैं। समझ में आ रही बात। चलिए अब ये जो आपने स्लरी ली बेटा, इस स्लरी को, थिक पेस्ट को चीज क्लॉथ के ऊपर या कॉटन के ऊपर क्या करेंगे, रख देंगे। भाई आपका एक बीकर होगा, उस बीकर के ऊपर आप क्या रख देंगे, कपड़ा बांध देंगे। ये जो आपने स्लरी डाली तो उस स्लरी को कहां रख दिया आपने, उस कपड़े के ऊपर रख दिया। कपड़ा कौन सा यूज करेंगे, या तो आपका चीज क्लॉथ यूज करेंगे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, कॉटन का भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कुछ चीज उस कपड़े के थ्रू छन करके क्या मिल जाएगी, नीचे आ जाएगी। कुछ चीज ऐसी होगी जो कपड़े के आर पार छन करके नहीं जाएगी। पहली बात ध्यान से देखिएगा भाई, सब्जी का टुकड़ा तो ऐसे ही था, वो कोई पेस्ट फॉर्म में थोड़ा ही बनता है। मम्मी जब घर में चटनी बनाती है तो सब्जी को जब पीसती है तो पानी का यूज तो वहां भी करती है ना, तो एक मीडियम तो यूज किया। लेकिन यहां पर हमने मीडियम क्या यूज किया, यहां पर हमने मीडियम यूज किया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या यूज किया भाई, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फॉर्मूला याद रखिएगा, CCl3COH। समझ में आ रही बात। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो पानी की जगह पर काम किया, तो उसने क्या किया, अब जो चीज उस ट्राइक्लोरो एसिडिक के अंदर घुल गई तो वो कपड़े के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। हाँ समझ में आ रही बात। भाई जो चीज उसके अंदर घुल जाएगी वो कपड़े के थ्रू कहां निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और जो उसके अंदर नहीं घुल पा रही है वो कहां रह जाएगी, कपड़े के बाहर रह जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम छानते हैं तो एक तो बचती है हमारी बेटा छानस, हमारी बात समझ में, फिल्ट्रेट बचता है, समझ में आ रही बात, जो कि छन करके आया है। और एक रह गया हमारा रिटेंटेड। जैसे आटा को छानने के लिए क्या करते हैं भैया, चोकर अलग हो जाता है और छना हुआ आटा अलग हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह ये आपका छना हुआ आटा है और वो क्या हो गया, चोकर। चोकर के पार्टिकल बड़े होते हैं, इसीलिए वो आटा छाननी के थ्रू क्रॉस नहीं हो पाते। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्या रहा फिल्ट्रेट और दूसरा क्या हुआ भाई आपका रिटेंटेड। अब ध्यान सुनिएगा, अब आगे की कहानी है। सर जो छन गया वो कौन छना था, सर ये वो छना था जो एसिड के अंदर घुल गया था। हाँ या ना, एसिड के अंदर घुला इसीलिए क्या हुआ, वो छन गया। इसलिए उस फ्रैक्शन को मैं क्या नाम दूंगा, एसिड सोल्यूबल फूड का नाम दूंगा। समझ में आ रही बात। सर जो नहीं छना, जो रह गया वो इसलिए क्योंकि एसिड में नहीं घुला, इसीलिए उस फ्रैक्शन को मैंने क्या नाम दिया, एसिड इनसोल्यूबल फूड का नाम दे दिया। अब सवाल यह है कि कोई चीज घुल क्यों रही है और घुल क्यों नहीं रही है। सर कोई चीज शायद इसलिए घुल रही है कि जिस चीज के अंदर हम उसको घोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जिस चीज को मैं घोलना चाह रहा हूं उसके पार्टिकल छोटे होंगे किसके मुकाबले में, उसके मुकाबले में जिसके अंदर हम उसे घोल रहे हैं। नहीं आ रही समझ में बात। मैंने क्या बोला कि सर हमने जो, ध्यान सुनिएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर हमने क्या मिलाई, हमने वो गाजर का टुकड़ा क्रॉस करके या सब्जी का टुकड़ा क्रॉस करके पीस करके मिलाया। तो सब्जी के टुकड़े के जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे जिनका साइज, इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी छोटा होगा, वो कहां घुल गया होगा, एसिड के अंदर घुल गया होगा। तो जो एसिड है उसके अंदर कितने साइज का, कितने मॉलिक्यूलर वेट का पार्टिकल घुल सकता है, वो है बेटा 18 से 800 डाल्टन। डाल्टन क्या है, अबे जैसे मॉलिक्यूलर वेट में तुम ग्राम वगैरह यूज करते हो ना, ग्राम किलोग्राम, ऐसे ही बायोलॉजिकल वर्ल्ड में मॉलिक्यूलर वेट मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, डाल्टन यूज किया जाएगा। ध्यान सुनिएगा, तो 18 से 800 डाल्टन
जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट होगा वो किसके अंदर घुल जाएगा, एसिड के अंदर घुल जाएगा। और जो एसिड के अंदर घुल गया वो कपड़े के थ्रू क्षण करके भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। एग्जांपल क्या है भैया, हमारे अमीनो एसिड, सिंपल शुगर हुई, यानी कि जितने भी हमारे मोनोमर है, न्यूक्लियोटाइड और सल्फेट और फॉस्फेट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी से, जहां बायोमोलिक्यूल शुरू हुआ है पेज नंबर 1, वहां पर इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है, लेकिन इस लाइन का जिक्र वहां पर नहीं है। तो इस लाइन का जिक्र कहां है, इस लाइन का जिक्र किया जाता है पेज नंबर 2 पर, बीच के आसपास में। इस लाइन का जिक्र है कि सल्फेट और फॉस्फेट भी कहां मिलाए गए हैं भाई, फिल्ट्रेट के अंदर हमें देखने मिलते हैं। क्योंकि इनका, इसीलिए तो याद करो मैंने कंपाउंड बोला, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि सर सल्फेट और फॉस्फेट क्या है, ये हमारे इनऑर्गेनिक कंटेंट है। नहीं आ रही समझ में? अगर मुझे केवल यही मिलते और कुछ ना मिलता तो मैं बोल सकता था कि ये मैंने एनालाइज किया है किसके लिए भाई, ऑर्गेनिक के लिए गया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर सल्फेट और फॉस्फेट ये दोनों ही मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है बॉस कि यहां पर दोनों ही टाइप की क्या मिले, दिखाई पड़े। समझ मारी बात? अब दूसरा आता है रिटेंडेड। सर रिटेंडेड वो जो एसिड के अंदर नहीं घुला, क्यों नहीं घुला, संभवतः उसका साइज या उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। सर 800 डाल्टन तक तो घुल जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि 800 डाल्टन से ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, 10,000 डाल्टन से जिसका ज्यादा होगा, 10 नहीं 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ 1 होना चाहिए। जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है भैया, यहाँ पर 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट, तो वो उसके अंदर नहीं घुलेगा। यानी 800 के बाद में 1000 आ रहा ना, तो 1000 डाल्टन या उससे ज्यादा का अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट होगा तो वो एसिड के अंदर नहीं घुलेगा। नहीं घुलेगा तो कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। इसीलिए हमने उसे क्या बोला कि एसिड इंसॉल्युबल है और क्या रहा, रिटेंडेड है। साइज बड़ा है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स को हमने क्या नाम दिया, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दिया। एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जैसे कि आपका सेलुलोज हुआ, पॉलीसैकेराइड जैसे कि आपका काइटिन हुआ, पॉलीसैकेराइड जैसे कि आपका इनुलिन हुआ। इंसुलिन नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं इनुलिन की बात कर रहा हूं। पॉलीसैकेराइड जैसे कि आपका स्टार्च हुआ, पॉलीसैकेराइड जैसे कि आपका ग्लाइकोजन हुआ। समझ में आ रही भैया बात आपके, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, अरे बोले तो दादा डीएनए और आरएनए, समझ रहे, डीएनए या आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड है। और प्रोटीन्स के बारे में तो हम बात करेंगे काफी ज्यादा डिटेल में, तो वो भी यहां पर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई किसके बारे में, लिपिड के बारे में। अब लिपिड यहां पर क्या है, एक्सेप्शन है। ध्यान सुनिएगा, लिपिड एक्सेप्शन क्यों है। देखो लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है भैया, 800 डाल्टन। कितना है भैया, 800। कहां मिलना चाहिए था, हाँ भाई लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन के, तो कहां मिलना चाहिए था, फिल्ट्रेट में। वेरी गुड। अब अगर ये फिल्ट्रेट में मिलना चाहिए था लेकिन मिल नहीं रहा, मिल कहां रहा, यहां पर रहा। ध्यान से सुनिएगा, तो क्या 800 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से ये मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया क्या, आंसर है नहीं। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा कि लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि लिपिड क्या नहीं है, मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, बट स्टिल इट इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। भैया लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन का, हाँ या ना, 800 डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद मिलना कहां चाहिए था, फिल्ट्रेट में, लेकिन मिलता कहां है, रिटेंडेड में। इसका क्या मतलब हुआ, क्या ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसीलिए एनसीईआरटी अगली लाइन में कंफ्यूजन दूर कर रही है कि भैया लिपिड इज नॉट अ स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल। आपका लिपिड मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। सवाल उठता है जब भैया मैक्रो मॉलिक्यूल है तो तू यहां पर कर क्या रहा है, अरे भैया नीट के बैच में नीट के बच्चे बैठेंगे, 11th के बैच में 11th के बच्चे बैठेंगे, कॉमर्स की क्लास में कॉमर्स का स्टूडेंट बैठेगा, साइंस की क्लास में साइंस का बैठेगा, नहीं है समझ बात, बायो की क्लास में बायो वाला बैठेगा, मैथ्स की क्लास में क्या बैठेगा, मैथ्स वाला। लेकिन अगर बायो की क्लास में तुम्हें एक बच्चा ऐसा भी दिखाई पड़ गया कि जो मैथ्स से भी है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि शायद उसने मैथ्स और बायो दोनों ले रखी, पॉसिबल है। सर ऐसे यहां पर कुछ ना कुछ लॉजिक तो जरूर है। 800 डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद ये भाई साहब मिलने कहां चाहिए थे, फिल्ट्रेट के अंदर मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिल रहे। कहां मिल रहे, रिटेंडेड के अंदर मिल रहे। लेकिन ये मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। और मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों नहीं है मैं बता रहा, ध्यान से सुनिएगा। जिस टाइम पर आपने वो सब्जी का टुकड़ा या लीवर का टुकड़ा लिया, तो हर एक सेल की एक मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन, जिसका मेजर कंटेंट क्या होगा, लिपिड होगा, हाँ या ना। तो जब तुम उसको तोड़ रहे थे, तो ब्रेकडाउन के दौरान, तोड़ने के दौरान जब आपने उसे पानी के अंदर घोला, तो लिपिड जो है वो वाटर इंसॉल्युबल होता है। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड भी आपका कैसा होता है, ये
हाइड्रोफिलिक ही मॉलिक्यूल होता है। समझ में आ रही बात समझ। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर जब आप उसे डाल रहे हैं तो बेसिकली वो क्या है, वो उसके अंदर नहीं घुलता है। जब नहीं घुलता तो क्या कर लेगा, वो अपने आप की वेसाइकल्स यानी कि थैलिए बना बनाकर क्या रहेगा, वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह जैसे आपने पानी के ऊपर क्या डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया, मिट्टी का तेल उसके अंदर नहीं घुलेगा, सरफेस पर आएगा। तो जब तुम पानी डालोगे ना तो पानी अगर नीचे बहेगा, मिट्टी का तेल पीछे की तरफ को भागता है। घर पे जाकर चेक कीजिएगा। तो सेम कहानी कहां आई भाई, सेम कहानी यहां पर है कि लिपिड मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन है, प्रेजेंट इन एसिड इंसॉल्युबल पूल बट नॉट स्ट्रिक्टली क्या है भाई, मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। रीजन क्या है सर, लिपिड के ब्रेकडाउन के दौरान वेसिकल्स बन जाते हैं, वेसाइकल की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि क्या होते हैं भैया, वाटर इंसॉल्युबल। पे छल्ले, अबे तुम तेल को क्या डालो ना पानी के ऊपर, स्फेरिकल शेप ले लेते हैं ना तेल की बूंदे, बिल्कुल उसी तरह लिपिड की क्या बन जाते हैं, स्फेरिकल शेप बन जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, वेसाइकल्स बोलते हैं। तो ये वाटर के सॉल्युबल होंगे। जब ये सॉल्युबल है तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में जाएंगे, क्यों, उससे तो दूरी भागेगा नहीं भागेगा, इस वजह से ये यहाँ पर पाया जाता है। तो एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बट स्टिल ये कहां पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है आपके एसिड इंसॉल्युबल पूल के अंदर। ये किसके लिए था, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया सर, ये एनालिसिस था हमारा कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक नहीं बोला मैंने, किसके लिए था, कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे भाई एलिमेंटल एनालिसिस, क्या बोलेंगे भाई, एलिमेंटल एनालिसिस, या फिर क्या करेंगे हम, ऐश। ऐश मतलब जो हम करते हैं, अब दिवाली की छुट्टी आ गई सर, हम घर जाएंगे ऐश करेंगे, ये ऐश है। आ रही बात समझ में, वो मूवी का डायलॉग है, तुमको ज्यादा ऐश मत कर वरना ऐश बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में जो दो वर्ड ऐश यूज किया है ना, पहले का मतलब कुछ और है, दूसरे का मतलब कुछ और है। हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐश। ऐश जानते हैं क्या होती है, राख। क्या होती है भैया, राख। जलाकर राख कर दूंगा, साउथ की मूवीज के नाम होते हैं ना, ठीक है। चलिए, अब राख बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें किसी चीज को जलाना पड़ेगा। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि कोई भी एक टुकड़ा लिया, अगेन फ्रेश पीस लिया, या तो वेजिटेबल का लीफ ले लो कोई, या फिर क्या ले लो, कोई आपने लीवर का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपको कलेजी ज्यादा पसंद है, जो आप बात बात पे लीवर के टुकड़े की बात करें। बेटा एनसीईआरटी ने लीवर को एम्फेसाइज देके बात की है, तो हम क्या करें, आरी बात समझ में चलेगा, ठीक है। तो एक लिविंग टिश्यू लोगे आप, लोग नहीं लोगे, उस लिविंग टिश्यू का पहले तो आपको क्या करना, जैसे तुमने मान लो पत्ती तोड़ी, तो पत्ती का तोड़ते ही तुरंत वेट कर लिया ताजी ताजी फ्रेश लीव्स का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेश वेट बोलेंगे। फिर आपने क्या किया, आपने उस पत्ती का पानी इवोपोरेट कर दो, बिल्कुल सुखा दी पत्ती, कंकड़ बना दी, समझ में आ रही बात। अब उस पत्ती को सुखाकर उसका वजन लिया, तो उससे क्या पता लगा आपका, उससे पता लगा ड्राई वेट। तो फ्रेश वेट और ड्राई वेट के बीच से हमें क्या पता लगेगा, हमें पता लगेगा कि इसके अंदर जो था पानी का कंटेंट कितना था, उसका आइडिया हमें यहां से लग जाएगा। सारी बात समझ में, हाँ, सुखा तो पत्ती सूख नहीं जाती, खेत में जब पत्ती पेड़ से टूट के गिरती है तब तो हरी रहती है, थोड़े टाइम के बाद में सूख जाती है। बेटा सोने का वेट नहीं करते तोले के अंदर, तुम्हारे पास में ऐसे मीटर है, तो लेबोरेटरी तुम्हारी इतनी एक्यूरेट, एक आंटी के पास में कांटा रखा भैया, वो इतना एक्यूरेट वजन करता, वो 1 ग्राम वजन को भी वो कर लेगा। तू पंखा चला देना ना, तो हवा की वजह से जो डिसबैलेंस होगा पार्टिकल्स का, वो उनका भी वेट मेजर कर लेता है। समझ मारी बात आपकी, क्लियर है। चलिए, अब आपने क्या किया, उस पत्ती को सुखा लिया, सुखाने के बाद क्या लगा दो, उसके अंदर आग लगा दो। क्या लगा दो, अब आग लगने पे क्या होगा, पत्ती जलेगी, जलेगी। जलने के बाद में उससे धुआं बन के उड़ जाएगी चीजें, क्या बचेगी जलने के, जब आग बुझ जाएगी राख बचेगी। वो जो जल के उड़ा वो क्या था, वो था ऑर्गेनिक कंटेंट, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। अब जो आपका इवोपोरेट हुआ, इवोपोरेट तो नहीं बोलेंगे, मतलब इवोपोरेट ही बोल दो, जितना भी सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में क्या बन गया, इवोपोरेट कर गया, वेपर फॉर्म में निकल गया बाहर। समझ में आ रही बात, सारा का सारा ऑर्गेनिक कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में। अब वहां पर क्या बचा, ऑर्गेनिक तो गया, तो क्या बचा, इनऑर्गेनिक कंटेंट। तो जो आपका रेडियंस बचे ना, जो ऐश बची, जो राख बची, तो उसके अंदर क्या मिला हमें, उसके अंदर हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिले। कौन कौन से एलिमेंट्स मिले बता चुका मैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, समझ में आ रही बात। उसके अलावा वहां पर सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट वगैरह, ये सारे के सारे हमें वहां पर दिखाई पड़ते हैं। टेबल नंबर 9.2 देखेगा, कौन कौन से हमें यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट लिविंग सिस्टम का हमें क्या क्या दिखाई पड़ता है। जो हमें वहां पर मिले थे वो क्या था, सोडियम हुआ, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड जैसे कि क्लोराइड्स, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट, ये सब के सब हमारे क्या है, ये सब के सब हमारे इनऑर्गेनिक कंटेंट है, जो कि हमारे सेल के अंदर दिखाई पड़ेंगे। अरे नहीं यानी भाई, समझ में बात। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई मेटाबोलाइट्स के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं भाई, चलिए भाई, तो हम किसके बारे में बात करते हैं भाई, मेटाबोलाइट्स के बारे में। अब मेटाबोलाइट्स क्या बना है,
सर ये तो हमारा सोलो वर्ड लग रहा, कहां सुना? मेटाबॉलिज्म वर्ड सुना था, लिविंग वर्ड जब पढ़ाया था शुरुआत में, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में हर टाइम हजारों केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और हर एक केमिकल रिएक्शन अपना अपना काम योगदान देती है। इन सभी केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग सिस्टम के अंदर चलती है उसको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बनता है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का हो सकता है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चीजें टूटती हैं और एनाबॉलिज्म में चीजें बनती है। हमारी बात समझ में क्लियर है? ये मैंने आपको बताया था। तो जो मेटाबोलाइट्स है तो बेसिकली वो भी क्या होते हैं भाई हमारे, वो भी बायोमोलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे बच्चे? वो भी हमारे क्या होते हैं भाई? बायोमोलिक्यूल्स होंगे। ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही बात? उसके अलावा एक और चीज हम बोल सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म, आप समझिए ना मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म यानी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती है उनके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ये लाइन में ये वर्ड भी ध्यान से सुनिएगा। उसके अलावा कब बनते हैं? ये केवल और केवल मेटाबॉलिज्म के दौरान आपके बनते हुए नजर आते हैं, यानी ड्यूरिंग फॉर्म्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दो तरह के होंगे, एक होगा प्राइमरी और एक होगा सेकेंडरी। चलिए तो प्राइमरी के बारे में हम बात करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। प्राइमरी वो जिसका फंक्शन हमें पता है, हमें ये पता है कि जिसका रोल क्या है, हमें ये पता है ये काम क्या करेगा, हमें ये भी मालूम है कि ये काम कैसे करेगा, वो सभी ऑर्गेनिज्म में लगभग मिलेगा। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं लिपिड की या फैट की, तो लिपिड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर वो सभी के अंदर पाया जाता है। लेसिथिन जो कि फॉस्फोलिपिड है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो भी आपका क्या होगा? प्राइमरी मेटाबोलाइट हो गया। क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूं, वो एक पिगमेंट है लेकिन वो भी आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि सभी ग्रीन प्लांट्स के अंदर आपको दिखेगा जो फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म है वहां पर आपको दिखाई पड़ने वाला है। शुगर की मैं बात करूं, डीएनए आरएनए की बात करूं, सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। हरी बात सर, जिनके फंक्शन हमें पता है, जो जरूरी है, इसेंशियल फॉर सर्वाइवल है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स देखिएगा क्या है, जिनका फंक्शन हमें क्या है? पता होता है। जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनमें उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस, आपको रेस्पिरेशन करना है, उनके बिना पॉसिबल नहीं है। एक्सक्रीशन करना उनके बिना पॉसिबल नहीं है। सर्कुलेशन कराना है उनके बिना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? तो जितने भी हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होने वाले हैं उन सभी में उनका क्या होता है भैया? इंपॉर्टेंट रोल होता है। सभी ऑर्गेनिज्म या सभी टाइप की सेल के अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और एक और चीज हम बोल सकते हैं कि बॉडी उनको क्या करती है? डायरेक्ट यूज करती है। मैंने बनाया तो मैं ही उसे क्या करूंगा? अपने लिए यूज करूंगा। समझ में आ रही भैया बात आपके? तो ये क्या होगा? हमारे ये होगा हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एग्जांपल होगा हमारे कार्बोहाइड्रेट, शुगर, अमीनो एसिड, फैट, लिपिड या फिर न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रही भैया बात आपके? चलिए तो क्वेश्चन यहां से तो बनता ही नहीं हमारा, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनेगा? कार्बोहाइड्रेट अलग है भाई, फैट अलग है। कार्बोहाइड्रेट अलग चीज है, फैट अलग है, केमिकल। चलिए अब एक वर्ड मैंने भी आपको बोला लेसिथिन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। लेसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड है। याद आया लेसिथिन कहां पढ़ाया था? सेल मेम्ब्रेन के मॉडल में, फ्लूइड मॉडल पढ़ाया था। तो वहां पर लेसिथिन जो फॉस्फोलिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन में पाई जाएगी। और सेल मेम्ब्रेन तो सभी के अंदर है, बैक्टीरिया से लेकर एडवांस तक सब के अंदर है। सभी के अंदर क्या मिलेगा आपको? बेसिकली लेसिथिन मिलेगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट के नाम से जाना जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन बनता है सर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका फंक्शन हमें मालूम नहीं है, उसके बावजूद भी बॉडी उनका क्या कर रही है? सिंथेसाइज कर रही है। समझ में आ रही बात? क्लियर है भाई? नहीं आ रही समझ में? ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनको हमें पता ही नहीं कि बॉडी ने क्यों बनाए, उसके बावजूद बॉडी उनको क्या करती है? सिंथेसाइज करते हैं। उनका कोई ना कोई इकोलॉजिकल फायदा हो सकता है। इकोलॉजी के अंदर जो फूड चेन है, इकोसिस्टम के अंदर किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई रोल जरूर होगा। हो सकता है वो अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए उसने अपनी बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस किया हो सकता है उसने किसी और पर्पज से उसका इस्तेमाल किया हो, लेकिन ह्यूमन ने अपने फायदे के लिए कर दिया। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, आपने मैं बता दूं, अफीम प्लांट तो सुना होगा, ओपियम आपने अफीम, अरे यार समझ बात, अफीम ओपियम प्लांट, समझ में आ रही बात? पेपिवर सोमेनिफेरम, सिंगार्बस ओवेरी, याद आया? ठीक है, तो भैया वो क्या है? अब वो प्लांट ने बचा, उसके अंदर एल्कलॉइड सिक्रीट किया, किस लिए? ताकि दूसरे जानवर अगर उसे खा ले तो उन्हें चक्कर आके बेहोश होकर गिर जाए। अब इंसान ने सोचा करने लगा वैसा भी तो काम की चीज है, उन्होंने उसमें से अफीम निकाल के चाटनी शुरू कर दी, खानी शुरू कर दी। समझ में आ रही बात? तो क्या अफीम की प्रोडक्शन बॉडी में हमारे लिए होती है क्या? नहीं, वो प्लांट ने अपने पर्पज में कुछ बनाया होगा, या तो हमें पता लग गया अपने फायदे के लिए, या फिर हमें तो उसका नहीं पता, लेकिन प्लांट उसे बना रहा है, इसमें क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। कहां कहां मिलते हैं? बेसिकली प्लांट, फंगस और माइक्रोबियल जो सेल्स होगी, 1 2 लग रहा है यहाँ पर,
माइक्रोबियल सेल्स होंगे बेटा, उनके अंदर हमें ये दिखाई पड़ता है। समझ में आ रही बात। अब एक टेबल आपके सामने मौजूद है और ये आज की लास्ट है स्लाइड की। इस टेबल को ध्यान से देखेगा। इस टेबल में बहुत सारे नेम्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कुछ पिगमेंट्स आते हैं, जैसे कि आपका कैरोटिनोइड्स। कैसे पिगमेंट आते हैं भैया? कैरोटिनोइड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके रेड ऑरेंज कलर से रिलेटेड होते हैं। समझ में आ रही बात आपको? लाल, येलो, इस तरह के जो कलर है उनसे रिलेटेड होते हैं। और एक आता है तुम्हारा एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट। क्या आता है भैया? एंथ्रोसाइनो वर्ड आएगा ब्लू कलर के लिए, तो ये कौन से कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ब्लूइश कलर के लिए होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और याद रखिएगा कि एंथ्रोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो सेल जो कि कहां होता है? वैक्यूल के अंदर। याद है ना, प्लांट के अंदर सेंट्रल वैक्यूल होता है, उसकी मेम्ब्रेन को टोमोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर कबाड़ भरा हुआ है, उस जूस लाइक स्ट्रक्चर को सेल सेप्ट बोला जाएगा। और उसके अंदर एक पिगमेंट भी पाया जाता है जिसका नाम क्या है भाई? एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड आता है आपका एल्कलॉइड्स। ये कड़वे टाइप के होते हैं थोड़े से। हरी बात समझ में? जैसे कि मॉर्फिन पावरफुल पेन किलर है भाई, हरी बात समझ में, लेकिन हम नशे के तौर पे यूज करने लगे। कोडीन, कोडीन क्या है? एक्सपेक्टोरेंट है, खांसी बलगम बाहर निकालने की दवाई है, लेकिन हमने क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? नशे में। याद है कोरेक्स नाम का एक ब्रांड आता था मार्केट में, कोडीन थी उसके अंदर। हाँ, अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? 60 रुपए की शीशी लाए। पहले तो खैर मैंने 30-40 रुपए की शीशी लाए, वो पौवा 60-70 का एग्जाम्पल के तौर पर, उससे शीशी को खोल ली, पी के पड़ गए, सो गए घर में। ले तेरा भाई अलग ही चलम सीमा। समझ में आ रही बात? तो ये एक्सपेक्टोरेंट है। अब प्लांट ने बनाया अपने, क्या पता किस फायदे के लिए बनाया, लेकिन हमें तो पता लग गया था कि एक्सपेक्टोरेंट है, हम तो अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं ना। मॉर्फिन प्लांट ने क्या पता किस लिए बनाया, लेकिन हमें पता लग गया कि पावरफुल पेन किलर है। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल, टर्पिनोइड्स होते हैं, जैसे कि मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स होते हैं, ये भी प्लांट के अंदर हमारे पाए जाते हैं। इसेंशियल ऑयल, अरे खुशबू वाले, स्मेल आ रही, समझ में आ रही बात? जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल। अब मुझे बात बताइएगा, प्लांट खुशबू क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? हमारे लिए, उसके अपने कुछ काम होंगे, लेकिन हम अपने लिए यूज करते हैं। हमारी बात समझ में? जैसे हमारे बहुत सारे इसेंशियल ऑयल होते हैं ना, उनको मेडिसिनल वैल्यूज के तौर पर भी यूज करते हैं, स्पेशली जो हमारी स्किन होती है, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर में इसेंशियल ऑयल का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे जो परफ्यूम वगैरह, खुशबू वगैरह होती है, वहां पर भी हम यूज करते हैं। साबुन वगैरह के अंदर ये मिले रहते हैं कि फलाने की स्मेल, ढिकाने की स्मेल। समझ में आ रही ना बात? क्लियर है? चलिए, उसके अलावा हम बात करते हैं भाई किसके लिए? टॉक्सिन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, टॉक्सिन टेक्निकली प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रोटीन होते हैं। एग्जाम्पल एड्रिन और रिसिन। समझ में आ रही बात? उसके अलावा लैक्टिन्स का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये शायद एग्जाम में आया हुआ है, मेरे को स्ट्राइक कर रहा है कॉनकेवलिन ए, ये शायद एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ये बेसिकली कहां देखने मिलता है भैया? तुमको बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर मिलेगा? बैक्टीरिया। समझ में नहीं आ रहा बैक्टीरिया में कर क्या रहा है? आई बात समझ में? क्लियर है? लेकिन मौजूद है, ठीक। उसके अलावा ड्रग्स, बहुत सारी दवाई, जैसे कि फिल्मब्लास्टिन, कैंसर की दवाई है। कुरकुमिन कहां मिलता है? कुरकुमिन सॉरी, कहां मिलता है? हल्दी के अंदर। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है हल्दी के अंदर, तो किसकी वजह से होती है? वो आपके कुरकुमिन की वजह से होती है, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा कई सारे पॉलीमरिक सब्सटेंस है सर, जैसे कि हमारा क्या हो गया? रबड़ हो गया। रबड़ का कितना यूज करते हैं भैया? कहां यूज नहीं करते? गम्स और सेल्यूलोज, बहुत सारी जगह पर हम इसको क्या करते हैं? अपने फायदे के लिए क्या करते हैं बेटा? इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर था हमारा, वो क्या था भाई? वो था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। भाई समझ में आया नहीं यार? आसान है, बोरियत बोर तो नहीं लगा? गए लगे ना बच्चों का? पता नहीं, बोर कुछ नहीं है। हम राज जानने की कोशिश करें, हम समझेंगे कि खेल क्या हो रहा, क्या खेल आखिरकार चल रहा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। समझ में आ रही बात? तो ध्यान दीजिएगा, ये बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर है आपका। नोट्स बनाओ, अपना काम करो, टाइम से टाइम बीपीपी वगैरह सॉल्व कर दो, पीवाईक्यू लगाते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। बायो के मतलब आपको क्या करना है? जैसे आप नीट के एस्पिरेंट हो ना, तो कम से कम आपने कुछ नहीं करना, कंटिन्यू। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, ये महीना गया, अक्टूबर गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने चौकस अब आपके पास पूरे बचे। अब 6 महीनों में आपका रमजान भी आएगा, होली भी आएगी, और भी फेस्टिवल आएंगे, शादी त्योहार भी होंगे, सारे काम होंगे नहीं होंगे? तो 6 महीने के लिए सब चीज को साइड रख दो। मैं ये नहीं कह रहा कि फेस्टिवल ना मनाओ यार, मनाओ, लेकिन कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आ रही बात समझ में आ रही बात? कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आपको टेम्पररी हैप्पीनेस के चक्कर में परमानेंट सुकून को नहीं खराब कर सकते। मुझे कोई किसी जगह से सुकून मिल रहा है टेम्पररी,
खुशी मिल रही मुझे टेम्पररी रील देख करके, मैंने रील देख ली, XYZ आपके कई सारे यूट्यूबर्स हैं आजकल उसके ऊपर जो शॉर्ट्स वीडियो बना बना के डाल रहे, मैंने देख ली, मुझे हैप्पीनेस, बड़ा सुकून मिल रहा, उसके चक्कर में मैं अपनी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं खराब कर सकता। अगर डॉक्टर बनना भाई मेरा सपना है तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात, समझ में आ रही बात, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, मेहनत का सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, याद रखिए, समझ में आ रही बात। और इसी के साथ हमारे आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।